जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 स्टडी करने जा रहे हैं। दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था और इसके अलावा इंट्रोडक्शन के अलावा हमने स्टडी किया था कौन सा कंसेप्ट और एडवांटेजेस वगैरह। आज उसी कंसेप्ट को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हु इज़ ए गुड ऑडिटर। एक अच्छे ऑडिटर में क्या क्वालिटीज़ या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे, ये क्या है और इनका मतलब क्या है। इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। फिर हमने कंसेप्ट स्टडी करना है प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या है। हालांकि आप अकाउंटिंग में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, लेकिन इसको ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सिर्फ उतना ही पार्ट जितना कि ऑडिट के लिए रेलिवेंट है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए कोई भी। जी शाबाश, पूछिए। एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब ये होता है कि आम लोग जो हैं वो ऑडिटर से कुछ एक्सपेक्टेशन लगा रहे होते हैं कि ऑडिटर, या उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑडिटर ये काम करेगा, हालांकि ऑडिटर ये काम नहीं करता। यानी फर्ज कीजिए एक्चुअली जो बाय लॉ ऑडिटर ने इतना काम करना है, इतना नीचे से इतना, जबकि जनरल पब्लिक कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि ऑडिटर ने इतना ज़्यादा काम करना है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है और जो एक्चुअल वर्क है, इसमें जो डिफरेंस है ये कहलाता है एक्सपेक्टेशन गैप। यानी वो काम जो कुछ लोग समझ रहे हैं कि ऑडिटर करेगा, हालांकि असल में ऑडिटर वो काम नहीं करता। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन चेक करता है, ऑडिटर तो सैंपल बेस पे काम करता है। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, हालांकि ऑडिटर तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, ये एक्सपेक्टेशन गैप है। सर ये लिखा है कि वो ओपिनियन ही देता है इंटरनल कंट्रोल, जबकि एडवांटेज में लिखा है कि वो। हाँ जी, कल हमने कंसेप्ट स्टडी किया था, 2 स्टेटमेंट मैंने दी थी, तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि शायद वो आपस में ऐसे लग रहा है जैसे कन्फ्लिक्टिंग हो, तो कॉन्ट्राडिक्टिंग हो, ऐसे लग रहा है कि अच्छा जब कभी कॉन्ट्राडिक्शन हो तो बताइए कोई एक चीज़ अज्यूम कर लेना चाहिए कि पूछ लेना चाहिए, इंक्वायर कर लेना चाहिए। हाँ, जब कभी आपको लगे दो कॉन्ट्रा, तो लगा सर कल के कंसेप्ट में कॉन्ट्राडिक्शन, एक जगह पे आपने कहा ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता, दूसरी जगह पे आप कह रहे हैं कि ऑडिटर जो इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस है वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है। तो ये एक ही बात नहीं होगी, नहीं एक ही बात नहीं होगी। ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मतलब है उस चीज के बारे में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख के शेयर होल्डर्स को बताए। ओपिनियन का मतलब क्या है, ऑडिटर उस चीज को अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करे, ऑडिटर उसे अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करता, इसलिए हम उसे कहते हैं ऑडिटर ओपिनियन नहीं दे रहा। ठीक है, वो समझ लीजिए, यूं समझ, वो सिर्फ ऑडिटर जो चीजें सामने आए वो लिख के मैनेजमेंट को दे देता है, अपनी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बताता। अगर ऑडिटर कभी इंटरनल कंट्रोल्स को अपनी रिपोर्ट में बता रहा होता ना कि ये ठीक है ये गलत है अपनी रिपोर्ट के अंदर, फिर हम कहते हैं वो ओपिनियन दे रहा है। ठीक है, वो चूंकि ऑडिटर उस चीज को अपनी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाता, इसलिए हम ये कहते हैं कि ऑडिटर इससे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन नहीं। लेकिन अपना काम करते हुए अगर उसे कोई वीकनेस नजर आ जाए तो फिर वो मैनेजमेंट को बता देता है। यूं समझ लीजिए, इसलिए हम दो अल्फाज यूज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल और ओपिनियन ऑफ कंट्रोल। यानी हम कहते हैं ऑडिटर कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड तो करता है, उसके ऊपर ओपिनियन नहीं देता। यानी यूं समझ लीजिए ऑडिटर कंट्रोल्स को चलते फिरते देखता तो है लेकिन उसकी डिटेल चेकिंग नहीं करता। ठीक है, तो फर्क समझ आ गया कि ऑडिटर चूंकि इंटरनल कंट्रोल्स की डिटेल चेकिंग नहीं करता, हर कंट्रोल्स को डिटेल में नहीं देखता, ऑडिटर चूंकि अपनी रिपोर्ट के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में कोई बात नहीं बताता, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स में ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। रिपोर्ट में अगर जिक्र आ जाए फिर हम कहेंगे ओपिनियन, जिसका रिपोर्ट में जिक्र नहीं है वो ओपिनियन नहीं है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी शाबाश, पूछिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब क्या है?
अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर अगर किसी एम्प्लॉय से मिलना चाहे तो ऑडिटर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। जैसे हो सकता है ऑडिटर किसी एम्प्लॉय से मिलना चाहता हो और सीईओ कहे सर आप मिल तो सकते हैं लेकिन मेरे ऑफिस में मिले मेरे सामने, मैं पूछूं जरा आप इससे क्या सवाल करते हैं और ये जवाब क्या देता है। क्या ऐसी सिचुएशन में अगर किसी एम्प्लॉय से हमने कोई पूछ करनी है, क्या वो एम्प्लॉय सारी बातें बता सकेगा? अपने बॉस के सामने तो नहीं बता सकेगा। ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो गई। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि हमें एम्प्लॉयज की अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करे, यानी अगर हम उसे अलग से कोई पूछताछ पूछना चाहते हैं उसे तो वो पूछ सके। और कोई क्वेश्चन? शाबाश। हाँ जी 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 बिल्कुल। जैसे आपने अगर लॉ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स ने, तो लॉ में एजेंसी रिलेशनशिप होता था। तो इन स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये डायरेक्टर और शेयर होल्डर के दरमियान में जो एजेंसी रिलेशनशिप है ये वही है? बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, वही है, वही कंसेप्ट अप्लाई होता है। हाँ जी, नहीं वहाँ पे भी प्रिंसिपल हर वक्त अवेलेबल नहीं होता था, अप्रोच करना चाहें कर सकते थे। यहाँ पे भी अगर डायरेक्टर अप्रोच करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, उनका कॉन्टैक्ट वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन होती है। जी हाइब्रिड क्लास में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में या रूम नंबर 6 में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में भैया बंदा किधर है हमारा? हाँ जी, पहले उन्हें रूम नंबर 4 में से पूछ ले, रूम नंबर 4 में से, उसके बाद रूम नंबर 6 में पहुंचे। जी और कोई क्वेश्चन? जी शाबाश, ये कलर अरेंज करें भाई साइमल्टेनियसली कलर। अच्छा ये दो टर्म्स यूज हुई हैं TCWG और AFRF। ये जो AFRF है ये आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है मैंने। ये टर्म जो TCWG है इसका मतलब है दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। ये किसका नाम है भला? डायरेक्टर्स का, ठीक है। डायरेक्ट कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स बोलते हैं, लेकिन ऑडिट में डायरेक्टर्स को दोज चार्ज विद गवर्नेंस बोलते हैं। क्लियर जी? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? शाबाश। सर ऑडिटर आपने कहा था कि उसका काम मटेरियल चीजें पकड़ना, तो जो इमटेरियल जो डिटेल्स होती हैं वो मैनेजमेंट का काम होता है। ऑडिटर का काम है मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करना। तो जो इमटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं वो डिटेक्ट करना किसका काम? देखिए मैनेजमेंट का काम तो 100% होता है सारा। ये जो सैंपल का कंसेप्ट है ना कि ऑडिटर सारी ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करता सैंपल, ये एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए। मैनेजमेंट ने तो हर चीज को चेक करना है, तो इसीलिए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज के बारे में, चाहे वो मटेरियल हो चाहे इमटेरियल हो। और सर आपने कहा था कि जो है ऑडिटर जो है उसका ताल्लुक शेयर होल्डर से होता है, लेकिन इसके अंदर तो यूजर्स का वर्ड इस्तेमाल है, तो यूजर्स की तो सर ब्रॉड टर्म है। हाँ यूजर वर्ड यूजर को इन्होंने कहा सर 3 पार्टी रिलेशनशिप में आपने वो शेयर होल्डर्स का वर्ड यूज किया, लेकिन किताब में यूजर का वर्ड यूज हुआ। बिल्कुल यूजर का वर्ड ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक यूजर हमेशा क्या होगा? शेयर होल्डर। अगर मैं स्पेसिफिक टर्म यूज ना करूं तो आपके लिए कंसेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं कहूं ऑडिटर को शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, आप आसानी से समझ लेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं ऑडिटर को यूजर अपॉइंट करते हैं थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप चाहे शेयर होल्डर की टर्म यूज कर लें वो भी ठीक है, यूजर की टर्म यूज कर लें वो भी ठीक है। सर ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट। ये इंडिपेंडेंस वाला कंसेप्ट आज स्टडी करना है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? अच्छा हाइब्रिड क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, क्लास में आने से पहले हाइब्रिड क्लास में मैं विजिट करता हूं तो वहां पे क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर कोई शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो, अमूमी तौर पे तो शेयर होल्डर डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, अगर शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो तो क्या फिर भी ऑडिट करवाने की जरूरत है? इसका जवाब है यस। स्टिल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ जो मेजर शेयर होल्डर है खुद ही डायरेक्टर भी बन जाते हैं, तो लेकिन कुछ ना कुछ शेयर होल्डर तो ऐसे जरूर होंगे ना जो डायरेक्टर नहीं है। हर शेयर होल्डर डायरेक्टर थोड़ी होगा। तो जो शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं है उनके इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। उनका इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा? फिर वो उनको कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ ठीक चल रहा है? उसके लिए भी ऑडिट स्टिल जरूरी है, और बाज़ औक़ात और भी अदर रिक्वायरमेंट्स होती है। तो याद रखिए इवन अगर सारे के सारे शेयर होल्डर अगर कोई शेयर होल्डर डायरेक्टर भी बन जाए तो स्टिल कुछ ना कुछ शेयर होल्डर जरूर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर नहीं होते, ठीक है। तो उनको
तो चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो सही वाली बने, वरना कुछ स्टूडेंट्स जहन में सवाल आता है कि अगर शेयर होल्डर ही डायरेक्टर बन जाए तो अपने आप के साथ थोड़ा ही फ्रॉड करेंगे, ठीक है, अपने आप के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ तो स्टिल फ्रॉड कर सकते हैं, वो मिनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ तो स्टिल फ्रॉड कर सकते हैं। इसीलिए अगर कोई शेयर होल्डर डायरेक्टर बन भी जाए स्टिल ऑडिटर की जरूरत होती है। जी रिपोर्टिंग रिपोर्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिविटी इज इक्वल टू इंडिपेंडेंस। जहां हम कहते हैं ऑडिटर को ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना चाहिए, इसका मतलब इंडिपेंडेंस के साथ काम करना चाहिए। अच्छा, ये कल का हमारा जो लेक्चर था उसके ऊपर हमने क्विज प्रिपेयर किया है। हमारी कोशिश होगी कि डेली आपको प्रीवियस लेक्चर की असेसमेंट की जाए ताकि हमें पता चले कि एक तो इसके जरिए से आपकी केस स्टडी की प्रैक्टिस होगी। याद रखें, केस स्टडी हमारा इंटीग्रल पार्ट है, सबसे ज्यादा फोकस हमारा इस पूरे सेशन में किसके ऊपर होगा? केस स्टडीज के ऊपर, क्योंकि रटे वाली चीजें मुझे कॉन्फिडेंट हूं मैं आप वो याद कर लेंगे, खुद भी याद कर लेंगे, ठीक है। मैं करवाऊंगा तो सही, जाहिर है करवानी है, लेकिन वो उनके ऊपर आप एक्सपर्ट हो, मेरा ज्यादा फोकस होगा केस स्टडी के ऊपर। तो ये क्विज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आपको केस स्टडी की किस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाए। इसमें छोटी छोटे सिचुएशन आपके सामने रखी जाएंगी और आपने क्विकली फैसला करना होगा, ठीक है। ये अगर आप इससे पहले फेमिलियर नहीं सिस्टम के साथ, ब्रीफली आपको बता दूं कि ये लाइव क्विज हुआ करेगा। ये खास तौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने ऑनलाइन वाले ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दिया है, लेकिन अभी क्विज स्टार्ट नहीं हुआ, आपको शायद कुछ इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कल से जब हम क्विज शेयर करेंगे उसके 2 मिनट के अंदर अंदर लिंक शेयर करेंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर क्विज स्टार्ट हो जाया करेगा। सिस्टम इसका ये होगा, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। इस क्विज में पार्टिसिपेशन के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। लिंक आप लोगों के ग्रुप में भेजा जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फौरी तौर पे आप इस क्विज के पेज पे पहुंच जाएंगे। अगर आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये लिखा आ रहा है क्विज टॉपिक L1 and 2 ऑफ चैप्टर 1, ये मटेरियल लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सही जगह पे पहुंच गए, ठीक है जी। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 है, 2 से मुराद ये नहीं है कि ये क्विज लेक्चर नंबर 2 में हो रहा है, ये आज तो लेक्चर नंबर 3 है। ये लेक्चर नंबर 2 में आपने ये कंसेप्ट पढ़े थे, उसके ऊपर ये क्विज बना है, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि क्या क्लास को लेक्चर नंबर 2 की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि नहीं हो गई। जो आपने क्वेश्चन, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन गलत करेंगे, आज हमारे पास अलग से डाटाबेस बन रहा होता है, स्टैटिस्टिक्स जमा हो रहे होते हैं, वहां से फिर हम इवेल्युएट कर लेंगे कौन सा कंसेप्ट वीक है, उस वीक कंसेप्ट को हम अगले लेक्चर में रिवाइज करवा देंगे बहाने से। समझ गए? चलिए, अगर ग्रुप में लिंक पे क्लिक कर दिया आपने तो मुझे बताइए। ओके, तैयार है? क्विज स्टार्ट करें। अच्छा, अभी जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स डिस्प्ले होगा जिसमें आपने अपना CRN नंबर लिखना है। नाम नहीं लिखना, क्या लिखना है? CRN नंबर। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपको कोई भी रैंडम नंबर, रैंडम नाम जो है वो जनरेट करके दे देगा। वो बात कुछ अजीबोगरीब से भी होते हैं, तो इसलिए कोशिश करनी है आपने कि आपने अपना CRN नंबर एंटर करना है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है। करें जी स्टार्ट। ये लीजिए जी, पहला क्वेश्चन। ये भी नाम आया होगा, अभी आया होगा नाम आपके साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा।
जी क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये इंफॉर्मेशन भी आ रही होगी, ऐसा ही है। आपने इस इंफॉर्मेशन को पढ़ा, इसके नीचे छोटा सा केस है, इसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं, आपने इन ऑप्शंस को रीड किया, जो ऑप्शन आपको लगा करेक्ट है वो आपने उसको क्लिक कर दिया। अब जब टाइम खत्म हो गया, ठीक है, अभी चूंकि पहला क्विज है तो टाइम हमने ज्यादा रखा है, वरना ये तकरीबन 20 सेकंड काफी होते हैं, 20-22 सेकंड काफी होते हैं। आपके सामने मोबाइल के ऊपर सिर्फ आपका रिजल्ट डिस्प्ले हुआ होगा जब टाइम खत्म हो गया कि आपने इसको करेक्ट किया या रॉन्ग किया, लेकिन प्रोजेक्टर पे आपके सामने पूरी क्लास का रिजल्ट आ रहा है। सारी क्लास में जितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन की उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन को कलेक्ट किया, कितनों ने बी को, कितनों ने सी और कितने ने डी। इसका मतलब है मुझे पता चल गया कि ये वाला जो कंसेप्ट है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको पिक कर लिया है और ये कंसेप्ट सही है। क्या क्या रहा था, फाल्कन इंडस्ट्री शेयर होल्डर्स सस्पेक्ट directors of inflating profits for higher bonuses. They question the director's legal duty. What is the most appropriate description of this relationship? Most appropriate, directors are principal while shareholder act as agent. ये relationship है इनका, नहीं गलत। Directors are independent parties with no legal obligation to shareholders, भी गलत। Directors are agents who must act in the best interest of shareholders as principal, हाँ ये करेक्ट है। क्लियर जी। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, आपको एग्जाम में एमसीक्यूज नहीं पूछेगा, वो ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन ऑडिट के पेपर में नहीं होते, लेकिन इसके जरिए से हम आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि केस स्टडी को आपने एनालाइज कैसे करना है। क्योंकि स्टार्ट है आज तो सिर्फ मकसद ये था आपको सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, इस क्विज सिस्टम के साथ, और कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन की टेस्टिंग है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हमारे जो क्वेश्चन है वो कम्प्लेक्स होते जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 तैयार है जी। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। जी इसमें उसने मटेरियलिटी का कंसेप्ट टेस्ट किया है, कह रहा है ₹300 की मिस स्टेटमेंट भी आई है और 150,000 की मिस स्टेटमेंट भी आई है। अगर प्रॉफिट 2 मिलियन हो तो बताइए क्या होगा। अगर प्रॉफिट 2 मिलियन है तो कौन सी वाली मिस स्टेटमेंट इमटेरियल, कौन सी मटेरियल? 2 मिलियन प्रॉफिट में मटेरियलिटी लेवल क्या है हमारा 1,00,000। तो इसका मतलब ये हुआ 300 इमटेरियल है और 150,000 मटेरियल है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई? B. Treat doubtful receivable as material due to potential impact on user decision. Correct. Both misstatements immaterial नहीं है, ठीक है, 150 मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी बैंक लोन के लिए अप्लाई किया कंपनी ने और बैंक को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाई, लेकिन साथ ही साथ एक रिमार्क भी दिया कि लीगल कंप्लायंस के अलावा ऑडिट का कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, ऑडिट इंप्रूव करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट। नेक्स्ट, ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा, मैनेजमेंट कह रही है नहीं जी ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा आप ही ढूंढे जो ढूंढना है। क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है या मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की?
हाँ जी, सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, करेक्ट। जी, शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि ऑडिटर कंप्लीट गारंटी प्रोवाइड करे एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से। कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, करेक्ट। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? डिटेक्ट एंड प्रिवेंट ऑल फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी ड्यूरिंग ऑडिट। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एतराज उठाया कि ऑडिटर ने एक फ्रॉड नहीं डिटेक्ट किया। रिस्पॉन्स क्या होगा ऑडिटर का, कैसे क्लैरिफाई करें? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल्स? नहीं, जितने भी कंट्रोल्स हैं वो डिजाइन इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, बट मैनेजमेंट होल्ड्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन। फ्रॉड को प्रिवेंट करने की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? मैनेजमेंट की। During the audit of Titan Limited, auditor identified significant deficiency in which action best aligns with report deficiency in published financial statement। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है प्रिपेयर करने। इग्नोर डेफिशिएंसी इफ दे डू नॉट अफेक्ट मटेरियल अकाउंट बैलेंस, इग्नोर भी नहीं करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या ऑडिट रिपोर्ट में भी इंक्लूड नहीं करेगा, इग्नोर भी नहीं करेगा। फिर क्या करे? पब्लिकली डिस्क्लोज कर दे। नहीं, ऑडिटर के ऊपर तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है? ऑडिटर ने जो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है वो सिर्फ ऑडिट पर्पस के लिए यूज करेगा। इन्फॉर्मेशन जो भी मैनेजमेंट से लेगा उसे थर्ड पार्टीज को डिस्क्लोज नहीं करना होता। कम्युनिकेट डेफिशिएंसी डायरेक्टली टू मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट टू दो टॉपिक वर्नर्स। ये करेक्ट है कि उसे इस डेफिशिएंसीज को, जो भी इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है, किसको कम्युनिकेट करें? डायरेक्टर्स को। रिपोर्ट के अंदर तो उसका जिक्र नहीं आएगा ना। इंटरनल कंट्रोल की जो वीकनेसेस होती हैं उनको हम ऑडिट रिपोर्ट में क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्या रीजन है? क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती फिर उसे ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करते। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने वॉलंटरली ऑडिटर अपॉइंट किया ताकि अकाउंट्स को वेरीफाई करे। इसे कैसे क्लासिफाई होना चाहिए? क्या ये स्टैट्यूटरी ऑडिट सिंस स्टैट्यूटरी ऑडिट के तौर पे या नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के तौर पे? नॉन स्टैट्यूटरी, करेक्ट। अच्छा मुझे बताइए, अगर बैंक रिक्वायर करे कि लोन लेने से पहले लाजमी है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा के लाएं, फिर ये स्टैट्यूटरी एंगेजमेंट कहलाएगी या नॉन स्टैट्यूटरी? स्टिल नॉन स्टैट्यूटरी, बिल्कुल, क्योंकि जब तक लॉ नहीं रिक्वायर करेगा तब तक एंगेजमेंट सब नॉन स्टैट्यूटरी ही कहलाएंगी।
लास्ट क्वेश्चन, हियर जी अकाउंटेंट का कहना है कि ऑडिटर हर सिंगल ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करता है, वेरीफाई करता है। ऐसा है क्या? नहीं, बल्कि वो क्या करता है? सेलेक्टिव टेस्टिंग करता है, जिसे कहते हैं सैम्पलिंग। सैंपल बेस के ऊपर आइटम को सेलेक्ट करता है, और ये आइटम को सेलेक्ट करते हुए वो रिस्क और मटेरियलिटी को ध्यान में रखता है। ठीक है, यानी जहां पे रिस्क ज्यादा होगा उन आइटम्स को प्रेफर करेगा सेलेक्ट करने के लिए, और जिन आइटम्स में जो आइटम्स हाईली मटेरियल होंगी यानी उनकी अमाउंट हाई होगी उनको प्रेफर करेगा सेलेक्ट करने में। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इस क्विज का मकसद क्या, ये सुन लीजिए। इस क्विज के दो मकसद हैं। नंबर 1 टाइमली डिसीजन करवाना आपसे, नंबर 2 करेक्ट डिसीजन करवाना। ठीक है, क्योंकि इसको टाइम बाउंड किया गया। टाइम बाउंड में थोड़ा सा आप प्रेशर फील करते हैं कि आपने गिवन टाइम के अंदर अंदर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने इसको करेक्ट आंसर किया है, तो अगर फर्ज कीजिए सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया है, लेकिन सिस्टम जो है आपको टाइम कितना लिया आपने फैसला करते हुए उसको भी कंसीडर करता है पॉइंट्स अवार्ड करते हुए। तो जिन स्टूडेंट्स ने जल्दी डिसीजन किया है उनको मार्क्स ज्यादा मिले होंगे, उनको पॉइंट्स ज्यादा मिले, और जिन स्टूडेंट्स ने लेट डिसीजन किया है, हालांकि करेक्ट है दोनों का, लेकिन जिसने लेट डिसीजन किया है उसके पॉइंट्स कम होंगे। तो सिस्टम ने क्या किया है, अब आप सबके रिजल्ट्स को कंपाइल करके उसने टॉप 10 पोजीशंस को हमारे सामने डिस्प्ले कर दिया। अभी वो डिस्प्ले करेगा। आपके मोबाइल के ऊपर भी कोई पोजीशन आएगी जो आपकी अपनी इंडिविजुअल होगी। जो आपकी इंडिविजुअल पोजीशन है, जैसे अगर किसी की फर्ज कीजिए कि 60वीं पोजीशन है, तो उसके मोबाइल के ऊपर 60 आ रहा होगा। इसका मतलब है पूरी क्लास में ओवरऑल उसकी पोजीशन कितनी है? 60वीं पोजीशन है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो फेल हो गया है। ये तो रिलेटिव पोजीशनिंग है ना, कि पॉइंट्स क्या है। हो सकता है उसके भी सारे क्वेश्चन ठीक हो मे बी, लेकिन थोड़ा सा उसने टाइम लिया इसलिए वजह से वो। तो दो डिसीजन, दो इस तरह के क्विज को अटेम्प्ट करने से आप में बाय द पैसेज ऑफ टाइम 2 स्किल्स डेवलप होंगी। नंबर 1 क्विकली डिसीजन करना, नंबर 2 करेक्ट डिसीजन करना, सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके। और एक तीसरा फायदा भी होता है, इनडायरेक्टली आपकी रीडिंग पावर बढ़ती है। जब आपको पता होता है ना कि आपने 20-25 सेकंड के अंदर अंदर पूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है, आपकी रीडिंग पावर भी इंक्रीज होगी। रीडिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है, एनालिटिकल स्किल्स भी, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है, और फिर कंसेप्ट्स तो हमारे जाहिर है वो टेस्ट हो ही रहे हैं। तो इसके 2-3 फायदे हैं इस क्विज को अटेम्प्ट करने के। अब हम चलते हैं फाइनल रिजल्ट की तरफ कि हमारी क्लास के जो टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा। अब जो टॉप 10 पोजीशन होंगे उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट भाई कर रहे हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हम। अच्छा, अगर हाइब्रिड क्लास में किसी स्टूडेंट का प्राइस है तो वो हाथ उठा दीजिए, हमारा टीम मेंबर उन तक पहुंच जाएगा। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी स्टूडेंट का प्राइस है तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करना है जो भी आपकी पोजीशन होगी, हमारा टीम मेंबर वहां पे राब्ता करके जैज कैश के जरिए से ट्रांसफर कर देगा। तो ये है हमारे आज के टॉप पोजीशन होल्डर्स। शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किन की है बताइए? शाबाश, बेहतरीन, प्राइस दीजिए। सेकंड पोजीशन किन की है? थर्ड पोजीशन किन की है? फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन जी हाइब्रिड क्लास में। शाबाश। नहीं क्या कह रहे हैं, सारे ठीक है, सारे एमसीक्यू ठीक है, फिर भी 19 पोजीशन है। उसकी वजह यह है कि आपने अच्छा नेट नहीं था, ठीक है, वो कल से पैकेज एक्टिवेट करवा ले भाई। ये प्रॉब्लम होगी, इसके लिए नेट की जरूरत है और कॉलेज की तरफ से नेट अवेलेबल नहीं है आपके लिए।
आपको अपना पैकेज कराना पड़ेगा या शेयरिंग पे कर लीजिए। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कुछ स्टूडेंट्स का चलते चलते बाज़ औक़ात नेट में डिस्टर्बेंस होती है। आपको पता है पाकिस्तान में कैसा है, अगर इन केस आप कोई क्विज मिस भी कर देते हैं ना तो स्टिल पार्टिसिपेशन जारी रखें। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पोजीशन लेना या प्राइज लेना नहीं है आपका। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, अच्छा आपका वही रहेगा। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि कंसेप्ट की टेस्टिंग हो जाए हमारी, कि क्या कंसेप्ट हमें किस हद तक आता है। ठीक है, 10 से 20 वालों को भी 50-50 रुपए देने, 10 से 20 वालों को 50-50 नहीं मिल। 8th पोजीशन किन की है, शाबाश, हाइब्रिड क्लास में 9th पोजीशन, 10th पोजीशन, शाबाश। चलिए जी, अच्छा ये था हमारा क्विज। अब चलते हैं वापस कंसेप्ट की तरफ। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो दो, अटेंटिव होकर सुनिएगा। हु इज गुड ऑडिटर, एक अच्छा ऑडिटर कौन है, उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, और दूसरा प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये प्रोसेस जानना आपके लिए जरूरी है। पहले गुड ऑडिटर, भाई अच्छे ऑडिटर में 3 चीजें होनी चाहिए, याद रखिए 3 चीजें। इनमें से एक चीज भी अगर मिसिंग है ना तो पर्सन कभी अच्छा ऑडिटर बन नहीं सकता, ये श्योर है। पहली चीज इंडिपेंडेंस, दूसरी चीज प्रोफेशनल जजमेंट, और तीसरी चीज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये तीनों ही चीजें इंतहाई अहम है। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे पूछे ना, एग्जाम पॉइंट प्रैक्टिकली तीनों ही अहम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंस ज्यादा अहम है, क्योंकि इसमें हर दफा एक पूरा क्वेश्चन आई कैप पूछता है। इसमें जो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी दे देता है जो इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रही होती है, उस सिचुएशन में ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता। आपने वैल्यूएट करना होता है कि हाँ इस सिचुएशन में कौन सी रीजन है जिसकी वजह से ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये इंडिपेंडेंस वाली केस स्टडी हर अटेम्प्ट में लाजमी क्वेश्चन आता है, लगभग समझ लीजिए 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आई कैप इस कंसेप्ट को टेस्ट करता है। तो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो हमारा सबसे अहम कंसेप्ट है वो है इंडिपेंडेंस, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों कंसेप्ट ही अहम है, इंडिपेंडेंस भी, प्रोफेशनल जजमेंट भी, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी। स्टार्ट करते हैं पहले इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि ऑडिटर फ्री हो, फ्री माइंड के साथ काम करे, उसके ऊपर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ना हो, किसी किस्म का लालच ना हो, वो इंडिपेंडेंट होके, या जिसे कहना चाहिए न्यूट्रल होके अपना काम करे। ना उसे मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ बायस होना चाहिए और ना उसे शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ बायस होना चाहिए। तो हमने जब एज ऑडिटर काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो हमेशा क्या रखना है, अपना माइंड अनबायस्ड, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस मींस ऑडिटर शुड बी फ्री टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर विदाउट एनी बायस और इन्फ्लुएंस। किसी किस्म की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ना शेयर होल्डर की तरफ से ना ही मैनेजमेंट की तरफ से। डन। अच्छा, कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया, हमने न्यूट्रल रहना है, अनबायस्ड रहना है, तो अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं। आपने अपनी जजमेंट की बेस पे, यानी खुद से सोचना है, खुद से, मेरे बताए बगैर आपने खुद से सोचना है, अपनी समझ बूझ के मुताबिक मुझे बताना है कि क्या इस सिचुएशन में ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। पहली सिचुएशन, जब कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, जब ऑडिटर का जैसे फर्ज कीजिए जिस कंपनी का आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के शेयर्स आपने खरीद रखे हैं, तो क्या ऐसा ऑडिटर इंडिपेंडेंट है? क्यों? एक्सप्लेन करें कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, उसका इंटरेस्ट है, वो ये चाहेगा कि कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में ना जाए, क्योंकि अगर नेगेटिव न्यूज मार्केट में गई तो इससे शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। इसलिए अगर ऑडिट के दौरान में उसे ऐसी मिस स्टेटमेंट्स मिलती हैं जिनसे प्रॉफिट कम होता हुआ, तो मुझे बताइए क्या वो उनको रिकमेंड करवाएगा कि इसको ठीक कर ले? नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि अगर प्रॉफिट कम होगा तो उससे उसकी अपनी शेयर प्राइस गिर जाएगी।
ठीक है, और उसको खुद भी जाती तौर पे नुकसान होगा। इसीलिए याद रखें, एज ऑडिटर जिस कंपनी का भी हम ऑडिट करने के लिए जाएंगे, हमने कभी उसके शेयर्स नहीं खरीदने, ये लाजमी है। ये एक बुक में लिखा, हमारा कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसमें लिखा हुआ है। अगर 10 लोगों की टीम ऑडिट करने के लिए जा रही है ना, तो एक एक पर्सन से पार्टनर पूछता है, भाई तुम्हारे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं या नहीं है। अगर कोई कहे है, तो फिर उसे टीम का हिस्सा नहीं बनाया जाता, फिर उसे ऑप्शन दी जाती है, या तो शेयर को बेच दो, या तुम्हें इस क्लाइंट में नहीं ऑडिट करने के लिए नहीं भेजेंगे, किसी और कंपनी का ऑडिट करने के लिए भेज सकते हैं। फाइनेंशियल इंटरेस्ट समझ आ गया? इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप क्या होता है कि ऑडिटर और क्लाइंट मिलके कोई साइड बिजनेस चला रहे हो, साइड बिजनेस चला रहे हो। जैसे हो सकता है पार्टनर और फर्म का पार्टनर और कंपनी का डायरेक्टर, ये दोनों मिलके अलग से जॉइंट वेंचर चलाया हो, आपस में पार्टनरशिप भी कर रहे हैं किसी भी बिजनेस में। अब मुझे ये बताइए, अगर पार्टनर और डायरेक्टर आपस में मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो क्या पार्टनर ऐसे डायरेक्टर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा क्या? अगर ऐसे डायरेक्टर की कोई गलती उसके सामने आ गई, तो क्या पार्टनर उसे डिस्क्लोज करेगा शेयर होल्डर को? कोई फ्रॉड सामने आ गया, डिस्क्लोज करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका साइड बिजनेस में पार्टनर भी है। अगर वो नाराज हो गया तो पार्टनरशिप खत्म कर सकता है। तो फिर ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? हमें कभी पार्टनरशिप ही नहीं करनी चाहिए अपने किसी भी क्लाइंट के डायरेक्टर के साथ। अगर आप ऑडिटर हैं और आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है उस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर के साथ किसी किस्म का बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रखना। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? उसके साथ मिलकर कोई साइड बिजनेस चला रहे हो, ऐसा नहीं करना। इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो सकती है ना भाई, कंसेप्ट समझ रहे हैं? इंडिपेंडेंस, हमने क्यों ऐसी पोजीशन में आना ही नहीं है क्योंकि इन्फ्लुएंस कर सके। तीसरा, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। क्या ऑडिटर का और कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है, इनका कोई फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जैसे जो हमारे मैनेजर है, जो हमारी ऑडिट टीम है, उसमें एक टीम मेंबर है, उसका भाई क्लाइंट में अकाउंटेंट है। ऐसे टीम मेंबर को क्या हमें इसको इंक्लूड करना चाहिए टीम में, ऐसे पर्सन को जिसका भाई क्लाइंट में अकाउंटेंट है? एक केस स्टडी में आई कि आपने पूछा कि आपका सीनियर मैनेजर है, वो सीएफओ का बचपन का दोस्त है। बताइए, क्या ऐसे सीनियर मैनेजर को ऑडिट टीम का हिस्सा बनाना चाहिए? नहीं बना। क्यों नहीं बनाना चाहिए? इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो गई। अब वो उस अपने बचपन के दोस्त को फेवर देने की कोशिश करेगा ऑडिट में, इससे भी इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो गई। और किससे? एम्प्लॉयमेंट विद ऑडिट क्लाइंट। अगर कोई पर्सन ऑडिट क्लाइंट में एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा है, या अभी ताजा कुछ अर्सा पहले काम किया है, तो मुझे बताइए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने 2-3 साल काम किया हो, अगर उसको छोड़ के आप ऑडिटर बन भी गए हैं, तो वहां पे आपके कुछ जानने वाले, कुछ कोलीग ऐसे होंगे जिनके साथ आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ऐसे पर्सन को टीम का हिस्सा बनाना चाहिए जो क्लाइंट का एम्प्लॉय है या रिसेंटली एम्प्लॉय रहा है? नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये सारी एग्जांपल किस चीज की हैं? ऐसी सिचुएशन की जिसमें ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इफेक्ट होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, इंड्यूसमेंट्स। इंड्यूसमेंट्स का मतलब क्या है? तोहफे तहफ देना। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऑडिट क्लाइंट आपको कहे, सर जी इसको आप रिश्वत ना समझिए, नहीं, आप अपने मुताबिक जैसे ऑडिट करना है वैसे करते रहे, हमारी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा, ये आईफोन 17 आया है, आपके सारे टीम मेंबर के लिए हमने एक बाय कर लिया, ये हमारी तरफ से छोटा तोहफा कबूल करें। क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कभी फेवर आप लेते हैं ना, याद रखे वो फेवर आपको रिटर्न करना पड़ती है, वो फेवर आपको रिटर्न करना पड़ती है। ठीक है, वो क्या एक जगह कहीं पे लिखा हुआ था, व्हेन समथिंग इज फ्री प्राइस इज यू। जब कोई चीज फ्री होती है, आपको दी जाती है, तो वो आपको उसकी कीमत अदा करने पड़ती है। ठीक है, आप बेसिकली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। और एक क्या जापानीज कहावत भी है कि मुफ्त की चीजें बड़ी महंगी पड़ती हैं, मुफ्त की चीजें बड़ी महंगी पड़ती है। तो याद रखिए, इसलिए हमारे प्रोफेशन में रूल है। क्या रूल है? हमने कभी अपने क्लाइंट से
कोई सिग्निफिकेंट गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना, इससे इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगी। लेक्चर के दौरान में मैंने बोला था, ब्रेक दरमियान में दूंगा, फिर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? अगर आप ऑडिटर हैं और ऑडिट होने के साथ साथ कोई दूसरी सर्विसेज भी बहुत ज्यादा क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती। हालांकि इसमें कुछ गुंजाइश मौजूद है, लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप ऑडिटर हैं ना किसी अपनी कंपनी के, तो आप सिर्फ ऑडिटर का रोल प्ले करें, आप उसके टैक्स एडवाइजर ना बने, उसके कंसल्टेंट ना बने। इसे कहते हैं नॉन इंश्योरेंस या नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करना। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स याद रखें, ऑडिट के अलावा और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमें अपने जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं उसे अदर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, और जिसको अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ऑडिट नहीं करना चाहिए। ये कुछ सिंपल बेसिक एग्जांपल्स हैं, ये हम डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सारी एग्जांपल का एक ही मकसद था, आपको बताना कि सम टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस अराइज हो सकती हैं जिनकी वजह से हम इंडिपेंडेंट ना रहें। आपने इन सारी सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करना है। क्लियर जी? चेक पॉइंट यहाँ पे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश। सर जैसे किसी इंडस्ट्री के ऑडिट करना चाहते हैं तो वो तो सैंपल फ्री में देते रहते हैं, तो वो लेनी चाहिए, वो ले सकते हैं? अगर किसी कंपनी के ऑडिट में जाता है और वो सैंपल फ्री दे रहे हैं, क्या वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? इसका वन वर्ड आंसर है नहीं। जो चीज याद रखिए, असूल क्या है स्टैंडर्ड ने बताया, जो चीज वो जनरल पब्लिक को फ्री दे रहे हैं वो ऑडिटर भी फ्री में ले सकता है, लेकिन जो ऑफर, जो चीज जनरल पब्लिक को प्रोवाइड नहीं की जा रही, वो अगर ऑडिटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ऑडिटर को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो हमने एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है? इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, तो उसके होने के बावजूद हमारी एक सीनियर थी, मेरी सेकंड जॉब जो थी ना फर्म में, मुझे याद आ गया, तो हमारी एक सीनियर थी, ठीक है, मुझे उनका नाम भी याद है, उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला। वो क्लाइंट का खाना तक नहीं खाते थे, वो घर से खाना लेके आते थे। फिर हमने देखा, हमने सीखा, हमें भी फिर आदत पड़ी। फिर बाद में कुछ दूसरे सीनियर के साथ मिले तो आदत कुछ बदल भी गई। लेकिन याद रखिएगा, अगर किताब की बात करें ना तो कोड ऑफ एथिक्स होता है हमारा, जिसमें इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। वो हमें ये सिखाता है कि आपने कभी क्लाइंट के साथ बैठ के डिनर भी नहीं करना, लंच भी नहीं करना, खाना भी नहीं खाना। ठीक है? फर्म आपको अलाउंसेस वगैरह पे करती है, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वहां से आप उसको मीट करें। ठीक है जी? और कोई क्वेश्चन? इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, तो उनके होने के बावजूद हम प्रोफेशनल जजमेंट क्यों करते हैं? जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मौजूद है, उसके बावजूद हम प्रोफेशनल जजमेंट क्यों अप्लाई करते हैं, इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर में देता हूं। पहले मुझे बताएं, इंडिपेंडेंस क्लियर हो गई? शाबाश जी, बताइए क्या क्वेश्चन? इंडिपेंडेंस की मेजरमेंट का क्या तरीका है, यानी अगर शेयर्स हैं तो किस अमाउंट तक के शेयर्स होने चाहिए, किस अमाउंट तक के नहीं होने चाहिए। अगर कोई रिलेशनशिप है, उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल स्पाउस है तो ज्यादा थ्रेट होगा, ज्यादा मसला होगा, ब्रदर है तो कम होगा, कोई बचपन कोई दोस्त है कम हो, तो बहुत से रिलेशंस होते हैं। ये सारी डिस्कशन हमारी उस चैप्टर में मौजूद है, ये सारी डिटेल की बातें हैं जो अभी मैं नहीं करना चाहता। अभी मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि अगर ये सिचुएशन कभी अराइज होती है तो इसका मतलब है आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो जाएगी। हमने इन सिचुएशन को से बचना है। एग्रीड जी? आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन। जी जी मेरे भाई पूछिए। ये तो ऑडिट की व्यवस्था भी हो सकता है क्योंकि उन्हें इंटरनल अफेयर्स का पहले से पता होगा, तो फिर वो जी ठीक है, मैं समझ गया। इनका क्वेश्चन ये है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट है ये तो अच्छा भी है, क्योंकि अगर ऑडिटर क्लाइंट का एम्प्लॉय है तो फिर उसे उसके बारे में अंदाजा होगा, बिल्कुल अंदाजा होगा, लेकिन फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इस लिहाज से तो फिर इंटरनल ऑडिटर बेहतरीन बंदा है ऑडिट करने के लिए, क्योंकि उसे ज्यादा पता है, वो तो सारा दिन रहता ही क्लाइंट पे है। लेकिन याद रखिए वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होता। जैसे अगर एम्प्लॉय हम रहे हैं या अभी एम्प्लॉय है तो हो सकता है क्लाइंट हमें कहे भाई मेरी गलत बातें छुपा लो, मैं तुम्हें इस दफा साल के एंड पे बोनस दूंगा, ये कहा जा सकता है। तो डिफरेंट वेज से हमें प्रेशराइज भी किया जा सकता है, हमें इंसेंटिव भी दिया जा सकता है एज ऑडिटर कि हम अगर क्लाइंट के एम्प्लॉय है तो उसकी नेगेटिव चीजों को हाईलाइट ना करें। जी
अच्छा भाई एक मिनट ठहर जाए, अब हम सारे ना छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करना शुरू हो गए हैं। ये सारी डिटेल डिस्कशन अभी मौजूद है लेकिन हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है, अभी इस चैप्टर के स्कोप से ना हटे। मुझे बताइए क्या ये जो 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आप कन्विंस्ड हैं कि अगर इससे मिलती जुलती सिचुएशन कोई भी प्रैक्टिस में आ जाए तो वो वाला ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा? क्या ये बात समझ आ गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है दूसरा हमारा प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? इंडिपेंडेंस का मतलब तो ये था ना कि हमने अपने क्लाइंट से हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं एक्सरसाइज होने देना, हमने न्यूट्रल रहना है, किसी भी बायसनेस से किसी भी इन्फ्लुएंस से आज़ाद रह के अपना काम करना है। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है? कह रहे हैं प्रोफेशनल जजमेंट है, पहले कंसेप्चुअली इसको समझ लीजिए। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है? देखें हमारे वालिदैन हैं वो हमें एडवाइस करते हैं कि आपने ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। ऐसी है ना, जब हम छोटे होते हैं तब से एडवाइस करना शुरू करते हैं, अभी भी एडवाइस कर रहे थे अपने तजर्बे की बेस पे। उन्होंने जाहिर है अपने एक्सपीरियंस से कुछ दुनिया को समझा है और वो ये समझते हैं कि जो नुकसानात उन्होंने उठाए हैं उनके बच्चे ना उठाएं। तो हर वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को एडवाइसेस करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन एडवाइसेस की रोशनी में अमल करें ताकि नुकसान से बच सके। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर तो हमें अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ती है जिसके बारे में उन्होंने एडवाइस किया है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उनकी एडवाइस के मुताबिक अमल करेंगे। लेकिन क्या हमें ज़िंदगी में एग्जैक्टली वैसे ही हालात फेस करना पड़ेंगे जैसे हमारे वालिदैन को करना पड़े? नहीं, कुछ ना कुछ फ़र्क आ सकता है। अगर आप किसी ऐसी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम में फंस जाएं जिसके बारे में आपको पेरेंट्स ने एडवाइस नहीं किया हुआ, आप वहाँ पे क्या करेंगे? सवाल ये खुद सोचेंगे, आप खुद अपनी समझ बूझ जो है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उन हालात के मुताबिक सही फैसला लेने की कोशिश करेंगे। यही प्रोफेशनल जजमेंट है। जजमेंट का मतलब क्या है? खुद से सोचना। अगर आप डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में फेस कर रहे हैं तो किस सिचुएशन में आपने क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है, ये खुद से सोचना, ये प्रोफेशनल जजमेंट कहलाता है। अच्छा, हमारे लिए ISAs बने हुए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ISAs क्या करते हैं? ISAs हमें बताते हैं कि किस सिचुएशन में हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या वो ISA जो लगभग समझ लीजिए 5-6 हज़ार पेजेस के ऊपर हैं, क्या वो ISAs हर क्लाइंट की हर सिचुएशन को डिस्कस कर रहे होंगे? नहीं, वो सिर्फ जो मोस्ट फ्रीक्वेंट सिचुएशंस ऑडिटर्स फेस करते हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, कि इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है। अगर असूल सुन लीजिए, अगर तो हमें ऑडिट करते हुए ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जिसका जिक्र ISA में मौजूद है, तो हम क्या करते हैं? फिर हम ISA में जो इंस्ट्रक्शन मौजूद है उसके मुताबिक काम करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जिसका जिक्र ISA में मौजूद नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? फिर सवाल ये है, ऐसी सिचुएशन में हम प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करेंगे। और याद रखिए, हर क्लाइंट दूसरे से डिफरेंट होता है, तो हो सकता है आपको, बल्कि अक्सर आपको डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ जाती है जिस पे आप क्या करते हैं? फिर ISA के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी जजमेंट के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि आपको क्या एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। यही वो बता रहा है कि प्रोफेशनल जजमेंट क्या है। प्रोफेशनल जजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यानी प्रोफेशनल जजमेंट ये है कि आपने अपना सारा जो पिछला ऑडिट नॉलेज ऑब्टेन किया है, वो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग जो है, इसको इस्तेमाल करते हुए एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करें कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, वो सारा कुछ जो आपने उस वक्त क्या होगा, जो सारा नॉलेज आपने क्लास में सीखा है, जो सारा नॉलेज आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान में सीखा होगा, जो आपकी ट्रेनिंग होगी 3-3.5 साल की, उस सारे नॉलेज को आपने अप्लाई करते हुए डिसाइड करना है मुझे इस सिचुएशन में क्या करना। प्रोफेशनल जजमेंट कुछ समझ आया? ठीक है, तो प्रोफेशनल जजमेंट क्या है कि जहां पे ISA की गाइडेंस मौजूद नहीं है वहां पे आपने अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने ट्रेनिंग की बेस पे फैसला करना है कि क्या करें। क्लियर? जैसे फर्ज कीजिए, अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल जजमेंट आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आप इसको ऑडिट में
डिफरेंट प्लेसेस पे। पहले मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में एक जगह लिखा हुआ है, अगर आपके क्लाइंट की इन्वेंट्री है, आपने उस इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करना है। अगर जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री है मौजूद है, तो हमने क्या करना है, उस इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करना है। डन जी, ये हमें पता चल गया, क्लाइंट की इन्वेंट्री उसको फिजिकली वेरीफाई करना है। अच्छा, हुआ क्या, हम एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पता चला कि कुछ लोकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जैसे कोरोना वाले दिनों में अक्सर रिस्ट्रिक्शंस होती थी, लोकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से 31 दिसंबर को हम स्टॉक काउंट नहीं कर सके, पॉसिबल नहीं है। तो 20 जनवरी को स्टॉक काउंट पॉसिबल है। अब फर्ज करें अगर स्टैंडर्ड में इस सिचुएशन का आंसर मौजूद नहीं है, वहां पे तूने सिर्फ इतनी बात कर दी, क्या बात कर दी कि इन्वेंट्री होगी फिजिकली चेक करना है। अब जब प्रैक्टिस में आप गए, आपको प्रैक्टिस में सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक नजर आई, आपका भाई किसी वजह से वो 31 दिसंबर में हम स्टॉक आउट नहीं कर सके, 20 जनवरी को स्टॉक आउट पॉसिबल है। ऐसी सिचुएशन में अब क्या करेंगे बताएं, आपकी जजमेंट क्या कहती है, प्रोफेशनल जजमेंट बताएं, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, सोचें सोचें, क्या करेंगे? क्या स्टॉक काउंट छोड़ देंगे और जो भी 31 दिसंबर की अमाउंट है उसे अज्यूम कर लेंगे कि वो ट्रू है? फिर क्या करेंगे? अब आप अपने प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे डिसाइड करें आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना, क्या करेंगे? अब हम करेंगे 20 जनवरी का स्टॉक काउंट कर लेंगे कितना है, और फिर 20 जनवरी और 31 दिसंबर के दरमियान की जो सेल और परचेज है इसको रिवर्स कर देंगे, तो हम 31 दिसंबर के बैलेंस पे तकरीबन अप्रोक्सीमेट बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। ये आपने जो तरीकाकार निकाला कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये आपने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई की। भाई कुछ समझ आई बात के? अच्छा, एक और एग्जांपल हो जाए पास्ट पेपर्स के। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि अगर किसी आपके ऑडिट क्लाइंट के जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसके डेटर्स हैं, डेटर्स है, तो आपने एक लेटर लिखना है उन डेटर्स को और उनसे पूछना है कि हमारे ऑडिट क्लाइंट ने आपसे 1 लाख रुपया रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड किया हुआ है, आप बताइए आपके मुताबिक कितना पेबल है। अगर तो 1 लाख ही है पेबल, इसका मतलब है हमें एविडेंस मिल गया। अगर कम या ज्यादा है तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। ये गाइडेंस स्टैंडर्ड ने दी हुई है। समझ लग गई आपको? प्रोसीजर समझ आ गया? हुआ क्या, क्लाइंट पे गए, वहां पे क्लाइंट के डेटर्स थे, आपने कहा जी हमने इस लेटर को लेटर सेंड करना है, इस लेटर को कहते हैं कंफर्मेशन लेटर, लेटर सेंड करना है। जब आपने ये बात की, क्लाइंट ने कहा सर हमारा इसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, इसको लेटर सेंड ना कीजिए। या फर्ज कीजिए आपने लेटर सेंड किया लेकिन उस पार्टी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे? फर्ज करें स्टैंडर्ड में इसका जवाब मौजूद नहीं है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई ना, है ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, आप थोड़ा सोचने में मजबूर हो गए। तो मुझे बताइए क्या हमें फिर इसको इग्नोर कर देना चाहिए कि हमने लेटर सेंड किया है, जवाब नहीं आया, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे एविडेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, कि हमें अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करते हुए कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए? यहां से बताइए, दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। क्या होगा वो दूसरा रास्ता? क्या हो वो उसके साथ जो रिसेंट ट्रांजैक्शन है हम उसकी डिटेल चेक कर लेंगे, जैसे सेल इनवॉइसेस वगैरह क्या है, क्योंकि जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो क्रेडिट सेल की वजह से हुई होगी ना, सेल की ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रोफेशनल जजमेंट। आपको याद रखें, ऑडिट में प्रैक्टिकली जब ऑडिट कर रहे होंगे बहुत सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। उन सिचुएशन में अगर तो स्टैंडर्ड में गाइडेंस मौजूद है तो उसके मुताबिक फैसला करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड में गाइडेंस मौजूद नहीं है फिर फैसला कैसे होगा? प्रोफेशनल जजमेंट। क्लियर? अच्छा मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए मैं किसी जगह कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं, अब मैंने डिसाइड करना है प्रोसीजर नंबर 1 परफॉर्म करूं कि प्रोसीजर नंबर 2। स्टैंडर्ड में इसकी गाइडेंस मौजूद नहीं है। मैं कहता हूं, मैं ऐसा कहता हूं, टॉस करता हूं, हेड आया तो प्रोसीजर नंबर 1 परफॉर्म करूंगा, टेल आया तो प्रोसीजर नंबर 2 परफॉर्म करूंगा। क्या ये प्रोफेशनल जजमेंट है? ये प्रोफेशनल जजमेंट नहीं है, इसमें कोई ऑडिट नॉलेज एक्सपीरियंस इस्तेमाल नहीं हो रहा, ऐसे डिसीजन नहीं होते ऑडिट में। ठीक है, अच्छा प्रोफेशनल जजमेंट किन किन एरियाज में परफॉर्म की जाती है? उसने कुछ एरियाज की एग्जांपल दी हुई है। उसने कहा है प्लानिंग के दौरान में,
परफॉर्मेंस के दौरान में, रिपोर्टिंग के दौरान में। ऑडिट के टोटल याद रखे 4 फेजेस हैं, 4 समझ लीजिए 4। एक्सेप्टेंस स्टेज, जिसमें हम फैसला करते हैं क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। फिर इसके बाद प्लानिंग स्टेज, फिर परफॉर्मेंस स्टेज और फिर रिपोर्टिंग स्टेज। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड करना कि मैं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। परफॉर्मेंस का मतलब होता है वो प्रोसीजर परफॉर्म करना जो डिसाइड किया। और रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद एंड में रिपोर्ट देना। तो आपको असल में वो ये सिखा रहा है कि जो प्रोफेशनल जजमेंट आप अप्लाई करते हैं वो प्लानिंग स्टेज पे भी करते हैं, परफॉर्मेंस स्टेज पे भी करते हैं और रिपोर्टिंग स्टेज पे भी करते हैं। प्लानिंग की स्टेज में हमने कुछ फैसले करने होते हैं, जैसे रिस्क, जैसे मटीरियलिटी। ये आपके लिए कुछ नई टर्म्स हैं, सिर्फ इसको सुन लें कि प्लानिंग स्टेज में भी प्रोफेशनल जजमेंट। कोई आपसे ये पूछे कि प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर को अप्लाई करनी चाहिए, आपने कहना है करनी चाहिए। वो फिर पूछेगा किन स्टेजेस पे करनी चाहिए, आपने क्या कहना है प्लानिंग स्टेज पे भी, परफॉर्मेंस स्टेज पे भी, रिपोर्टिंग। प्लानिंग को हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, परफॉर्मेंस स्टेज को कहते हैं ड्यूरिंग ऑडिट और रिपोर्टिंग स्टेज को कहते हैं एंड ऑफ द ऑडिट। तो प्रोफेशनल जजमेंट हमारे हर फेज पे परफॉर्म हो रही होगी। ये बात समझ आ गई। प्लानिंग स्टेज पे रिस्क और मटेरियलिटी के लिए, ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कि कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए हमें। बाज़ औक़ात एक ही चीज को चेक करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा प्रोसीजर किस सिचुएशन में ऑप्ट करना है, यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई होती है, ठीक। और रिपोर्टिंग स्टेज पे कि हमें रिपोर्ट के अंदर कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए। डन जी। अच्छा, आप में से शायद किसी स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते हैं प्लानिंग में भी, परफॉर्मेंस स्टेज पे भी, रिपोर्टिंग में भी। प्लानिंग स्टेज पे हम जजमेंट अप्लाई करते हैं रिस्क और मटीरियलिटी को डिसाइड करते हुए, ऐसा ही है। लेकिन मटीरियलिटी में तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है 5% ऑफ प्रॉफिट। इसमें जजमेंट कहाँ से इस्तेमाल हो रही है, इसमें तो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात हमें फार्मूला के अलावा भी कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनमें डिसीजन करने पड़ते हैं। जैसे 5% ऑफ प्रॉफिट, छोटी सी प्रॉब्लम, आपने इसके बारे में सोचना नहीं है अभी, छोटी सी प्रॉब्लम आपके जहन में रख रहा हूं। अगर कंपनी का 10 लाख का प्रॉफिट है, आप उसका मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट कर लेंगे 5% ऑफ प्रॉफिट। अगर 10 लाख का लॉस है फिर क्या करेंगे? हाँ जी, इस पे तो गाइडेंस नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, ये है प्रोफेशनल जजमेंट। तो बाज़ औक़ात हमें मटीरियलिटी के केस में भी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है। इसका आंसर हम बाद में सीखेंगे कि लॉस के केस में क्या करना है। आगे चलते हैं। तीसरी अहम चीज जो कि एक अच्छी ऑडिटर में होनी चाहिए वो क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? शक शुबा करना। लेकिन ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, ठीक है। ये क्या है? ये पर्सनल स्केप्टिसिज्म नहीं है, हाँ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है? ऑडिटर शक करेगा। भाई किस पे शक करेगा? मैनेजमेंट पे। अच्छा, क्या शक करेगा? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकती है। जैसे शायद आपको एग्जांपल दी थी, वो पुलिस वाला होता है ना, उसने जब इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, कहीं पे जुर्म होता है, तो वो जब तफ्तीश करने के लिए आता है, क्या वो इस माइंडसेट के साथ आता है कि इस इलाके में जितने भी लोग हैं सारे मासूम हैं, शरीफ हैं, इनमें से कोई मुजरिम नहीं हो सकता? इस माइंडसेट के साथ आता है? इस माइंडसेट के साथ नहीं आता, बल्कि किस माइंडसेट के साथ आता है? इनमें से कोई भी मुजरिम हो सकता है। हालांकि साबित बाद में एक ही होगा, बाकी तो इनोसेंट साबित होंगे, लेकिन माइंडसेट स्टिल हमने क्या रखना है कि कोई भी मुजरिम हो सकता है। उसी तरह एज ऑडिटर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कर रहे होंगे ना, तो याद रखिए किसी भी एरिया को आप वेरीफाई कर रहे हैं, चाहे सेल्स को, चाहे परचेजेस को, चाहे पेरोल को, आपने कौन सा माइंडसेट रखना है कि इसमें मिस स्टेटमेंट हो सकती है। इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना कि पिछले 10 साल में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं आई तो इस साल भी कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। हमारे टीचर हमसे एक सवाल पूछा करते थे स्टैट में, एक कॉइन को टॉस किया है, 10 टाइम हेड आया है, 10 दफा हेड आया, 11वीं दफा क्या आएगा? हम कहते सर 11वीं दफा भी हेड आएगा। कहते थे गलत, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, 11वीं दफा में 50-50 चांस है, मे बी हेड आए मे बी टेल आए। उसी तरह याद रखें हर ऑडिट
प्रीवियस ऑडिट से डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है। अगर पिछले 10 साल में कोई एरर या फ्रॉड सामने नहीं आया ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पास्ट ऑनेस्टी की बेस पे, पास्ट एक्यूरेसी की बेस पे ये कहें कि इस साल भी कोई एरर या फ्रॉड नहीं होगा। इस साल भी एरर या फ्रॉड हो सकता है। इस साल भी हमने किस माइंडसेट के साथ जाना है कि जिस एरिया में हम काम करने जा रहे हैं वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। इस माइंडसेट को क्या कहते हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, क्या कहता है? कहता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड, ये आपके एक मेंटल एटीट्यूड का नाम है, दैट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड। जिसका मतलब क्या है कि आप क्वेश्चनिंग माइंड रखें, क्लाइंट से पूछते रहें, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, अलर्ट रहे ऐसी कंडीशन को से जिसकी वजह से मिसस्टेटमेंट इंडिकेट हो रहे, एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, और एविडेंस के क्रिटिकल असेसमेंट करते रहें। इसका मतलब क्या है, जरा इसको डिटेल में समझते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है ये आपका मेंटल एटीट्यूड है। क्या मेंटल? क्वेश्चनिंग माइंड, आपको हमेशा क्वेश्चन करना है। पिछले साल की निस्बत इस साल एक्सपेंस ज्यादा हो गया, क्या क्लाइंट से क्वेश्चन करेंगे सैलरीज एक्सपेंस पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा हो गया? क्या क्लाइंट से क्वेश्चन करेंगे इंक्रीज क्यों हुआ? करना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्योंकि हो सकता है कि क्लाइंट ने जरूरत से ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हो, क्लाइंट से इंक्वायर करेंगे। अच्छा, और अगर पिछले साल की निस्बत इस साल एक्सपेंस कम हो गया, फिर इंक्वायर करेंगे? फिर भी इंक्वायर करेंगे। किस वजह से इंक्वायर करेंगे? कि कम क्यों? हो सकता है कुछ एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, एक क्लाइंट था, उससे यही इंक्वायरी कर रहा था, मैं गुस्सा कर गया, वो बकायदा गुस्सा कर गया। वो एक्सपेंस हमारा एक स्टेप होता है ऑडिट में, अभी आप पढ़ेंगे कि जितने भी पिछले साल के एक्सपेंसेस हैं उनको इस साल के एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करते हैं। इसको प्रैक्टिस में नाम दिया जाता है वेरिएंस एनालिसिस। पिछले साल के एक्सपेंस को इस साल के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं किसमें अनयूजुअल चेंज आया। जो अनयूजुअल चेंज आया वो इंक्वायर करते हैं। तो मैंने क्लाइंट से पूछा, भैया ये पिछले साल के इस साल एक्सपेंस ज्यादा क्यों है? वन बाय वन डिस्कशन कर रहे थे, एक लाइन आइटम का अलग, सैलरीज का अलग, एक्सपेंस का अलग, रिपेयर एक्सपेंस का अलग, मार्केटिंग का अलग। एक का पूछा इंक्रीज क्यों आया? उसने कहा सर वो इस दफा असल में कुछ ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए थे तो हमने 3 एम्प्लॉयज नए हायर किए, इस वजह से सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज है। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने कहा अच्छा इस दफा रिपेयर एक्सपेंस आपका कम क्यों हो गया? मैंने ये पूछा, अब रिपेयर एक्सपेंस कम, इस पे वो थोड़ा सा माइंड कर गया। कहने लगा सर इस पे तो आप लोगों को मुझे शाबाश देनी चाहिए, हमें हमारी ब्रांच को शाबाश देनी चाहिए, हमें तो क्योंकि कम खर्चा करके हमने काम चलाया इस साल, पिछले साल के खर्चा कम किया है। याद रखिए अगर बिजनेसमैन होगा ना तो वो यही सोचेगा कि अगर पिछले साल की निस्बत इस साल एक्सपेंस कम है ना तो कम एक्सपेंस में काम चलाया है, शाबाश। लेकिन ऑडिटर ऐसे नहीं सोचता। स्केप्टिसिज्म है ना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर कैसे? हाँ, मैंने कहा सर जी हमारी सोच ये नहीं है कि आपने खर्चा कम किया है, हमारी सोच ये है कि आपने खर्चा कम रिकॉर्ड किया है। असल में ज्यादा हुआ होगा लेकिन आपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए वो वाला एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो हमारे लिए अगर पिछले साल की निस्बत एक्सपेंस अनयूजुअली इंक्रीज हो जाए, ये भी इंडिकेशन है मिस स्टेटमेंट की कि गलत चीजें रिकॉर्ड की हैं। अगर पिछले साल की निस्बत एक्सपेंस डिक्रीज हो जाए, ये भी इंडिकेशन है। वो फिर भी इसको बर्दाश्त कर गया। तीसरा सवाल जो मैंने पूछा ना, इस पे तो बकायदा लड़ने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा पिछले साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस और इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम क्यों है? कहने का सर जी इंक्रीज आपने पूछा, मैंने बताया, वो मुझे समझ आ गया। डिक्रीज हुआ एक्सपेंस, वो भी आपने पूछा, हालांकि मैं एग्री नहीं करता था लेकिन फिर भी मैंने उका बता दिया आपको। आप कहीं पे भी राजी नहीं है, एक्सपेंस इंक्रीज हो वो भी मसला है, एक्सपेंस डिक्रीज हो वो भी, सेम हो तो वो भी मसला है। मैंने कहा वो भी मसला है। क्यों? क्योंकि जहां पे एक्सपेंस चेंज होना चाहिए और सेम रहे वहां पे मसला है। अपना लोन की अमाउंट देखो, पिछले साल तुम्हारा लोन था 100 मिलियन, इस साल तुम्हारा लोन है 150 मिलियन, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस उतना ही है जितना पिछले साल। अब मुझे बताइए क्या एक्सपेंस सेम होने में भी अब आपको मसला नजर आ रहा है, रिस्क के मिस स्टेटमेंट है? यही वो कह रहा है। एज ऑडिटर याद रखें हमने कभी खुश नहीं होना। क्लाइंट का एक्सपेंस बढ़ गया उस पर भी क्वेश्चनिंग करनी है, क्लाइंट का एक्सपेंस कम हो गया उस पर भी क्वेश्चनिंग करनी है, और जहां पे क्लाइंट का एक्सपेंस सेम हुआ हालांकि चेंज होना चाहिए था, हालांकि चेंज वहां पे भी क्वेश्चनिंग करनी है। ये चीज ध्यान में रखिएगा।
तो मुझे बताइए, अब कंफर्म क्वेश्चन जो आई क्या पूछता होता है, तकरीबन कंफर्म क्वेश्चन रिस्क असेसमेंट का, उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने मुझे बताना है इसमें आपको कोई गड़बड़ नजर आ रही है कि नहीं। पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स अनयूजुअली हाई है क्लाइंट की, बताइए क्या प्रॉब्लम, कोई गड़बड़ नजर आती है आपको कि नहीं? कि आप शाबाश देंगे, शाबाश आप लोगों ने सेल्स बहुत ज्यादा की है, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो किया है, शाबाश देंगे कि एज ऑडिटर आपको इसमें कोई गड़बड़ नजर आ रही है? क्या गड़बड़ नजर आ रही है? ओवर स्टेटमेंट। जितने स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आया कि जब मैंने बोला सेल इंक्रीज हुई है, तो उनके जहन में यह आया कि सेल ओवर स्टेट कर दी होगी उस मैनेजमेंट ने, उनके अंदर ऑडिटर की रूह पैदा हो गई है। और जिनको ये लगा कि सेल इंक्रीज हुई है, मैनेजमेंट ने जरूर अच्छा काम किया होगा, दिन रात एक करके नए कस्टमर ढूंढे होंगे, तो उसका मतलब है वो भी ऑडिट को समझ नहीं पाए। कितने स्टूडेंट्स को लगा था बाकी सेल में गड़बड़ की होगी, जरा हाथ उठाइए, शाबाश, गुड। तो ये स्केप्टिसिज्म समझ रहे हैं? स्केप्टिसिज्म क्या है? हमने शक शुबा करना है, शाबाश है। स्केप्टिसिज्म व्हिच इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड, इसके तीन चीजें इसमें उसने बताई हैं डेफिनेशन में। क्वेश्चनिंग माइंड, हर चीज को क्वेश्चन करना है, इंक्रीज है उसको भी क्वेश्चन करना है, डिक्रीज है उसको भी, सेम है उसको भी क्वेश्चन करना है। और फिर बीइंग अलर्ट टू कंडीशन व्हिच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, अगर कोई ऐसी कंडीशन आपको नजर आती है जो मिसस्टेटमेंट को इंडिकेट कर रही हो, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। यहां पे क्या बता रहा है? अगर कोई, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इर्द गिर्द की चीजों को नोटिस करते हैं। एक ऑडिटर ऐसा था जिसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था, वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को नोटिस करता था। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूर की बात है, ट्रांजैक्शन दूर की बात है, उसने पार्किंग एरिया में फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लिया। पहली दफा क्लाइंट पे आया, पार्किंग एरिया में फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लिया, ये रियल केस है। पार्किंग एरिया में आया, वो बड़ा खुश, रिसेंटली सीए किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई किया, फर्म की तरफ से नई गाड़ी मिली, ठीक है, 800 सीसी फॉर एग्जांपल नई गाड़ी मिली, बड़ा खुश आया क्लाइंट पे, पार्किंग की, साथ ही एक बड़ी गाड़ी 1800 सीसी गाड़ी पार्क हुई। उसने कहा वाह भाई बिल्कुल नई गाड़ी, कोई बात नहीं, मैं भी अभी 8-10 साल और मेहनत करूंगा और मैं पार्टनर बनूंगा, ये वाली गाड़ी खरीदूंगा। वह गाड़ी से बंदा उतरा, उसने कहा मैं पूछूं जरा है कितने की, जरा बजट करूं, प्लानिंग करूं। उसने कहा सर जी ये गाड़ी कितने की है? वो बंदा जो उतरा था कहने लगा आपको पहली दफा देखा है, आप कौन है? उन्हें बड़े फखर से कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ऑडिट करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये गाड़ी इतने की है। मैंने कहा अच्छा। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कहने लगा सर आप किस लिए इधर आए, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? कहने लगा मैं यहाँ पे परचेज क्लर्क हूँ। क्या कहने लगा? परचेज क्लर्क हूँ। मुझे ये बताइए क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको कोई इंडिकेट कर रहा है? क्या कोई ऐसी कंडीशन है जो कि मिस स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रही हो, जो फ्रॉड को इंडिकेट है? क्या आपके मैं मर गया दिन रात पढ़ते पढ़ते सीए करते, मैं 800 सीसी 600 सीसी की गाड़ी पे फिर रहा हूं, ये परचेज मैनेजर है, ये कैसे? उस ऑडिटर ने क्या किया, फौरन ऊपर पहुंचा, अपनी सारी टीम को कहा सारे काम छोड़ दो, परचेज की एक एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करो। बाद में पता चला कि उसने कुछ फेक सप्लायर्स को क्रिएट करके फेक परचेज रिकॉर्ड कर रहा था और सीएफओ से साइन करवा के पैसे ले रहा था। और कुछ सप्लायर जेन्युइन थे, उनको वो कहता था परचेज तो मैंने अप्रूव करनी है ना, आप हाई प्राइस की कोटेशन दीजिए, मैं परचेज को अप्रूव कर लूंगा और उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो हम आधा कर लेंगे। वो इस तरह के 2-3 चक्कर चलाए हुए थे उसने। अब मुझे बताइए क्या इस तरह की सिचुएशन में हमें यह अज्यूम करना चाहिए भाई ये खानदानी अमीर होगा इस वजह से नई गाड़ी इसके पास? भाई खानदानी अमीर है तो इधर कलर की क्या कर रहा है, इधर मैनेजर क्यों लगा हुआ है, वो याशी करे जाके। भाई बात समझ रहे हैं? ये है कंडीशन इंडिकेट। याद रखे एज ऑडिटर कोई भी पर्सन हमें हमारे सामने आके नहीं बताएगा कि सर मैंने एरर किया, मैंने फ्रॉड किया। हमें ढूंढना पड़ेगा और ढूंढना हमें इन इर्द गिर्द की चीजों से अलर्ट रहना है, तभी ढूंढ सकेंगे, वरना नहीं ढूंढ सकेंगे। एंड क्रिटिकल दूसरी इंडिकेशन, कंडीशन इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, समझ आ गया? कोई भी कंडीशन ऐसे इंडिकेटर। फिर इसके बाद क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। आपके सामने मैनेजमेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन रखी ना, मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, याद रखिएगा आपने उसके ऊपर ब्लाइंडली रिलाय नहीं करना। जो भी एविडेंस या इंफॉर्मेशन आपके सामने मैनेजमेंट रखती है, आपने उसे रीचेक जरूर करना है, उसे कोरोबोरेट जरूर करना है, उसे कंफर्म जरूर करना है। जैसे छोटी सी एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट ने आपके सामने
बैंक की तरफ से अकाउंट स्टेटमेंट आई, वो रख दी, सर हमारा 31 दिसंबर का ये बैलेंस है, क्या आप उस एविडेंस को, उस इंफॉर्मेशन को ट्रू मान के यूज कर लेंगे कि आपको एक इंडिपेंडेंट रीचेकिंग करनी चाहिए और बैंक को लेटर लिख के बैंक से पूछना चाहिए, सर आप हमें डायरेक्ट बताइए कि 31 दिसंबर पे इस क्लाइंट का कितना बैलेंस था, पूछना चाहिए। रिकन्फर्म करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए। ये होता है कॉरोबरेट करना। कॉरोबरेट करना मतलब रिकन्फर्म करना एविडेंस को। तो याद रखें, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमसे 3 चीजें रिक्वायर करते हैं। क्वेश्चनिंग माइंड, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछो क्लाइंट से। अलर्ट टू कंडीशन विच इंडिकेट मिस स्टेटमेंट, जैसे ही कोई ऐसी कंडीशन नजर आए जो अनयूजुअल हो, अनयूजुअल, उसको इग्नोर नहीं करना, अनयूजुअल चीजों को इन्वेस्टिगेट करना है। और जो भी एविडेंस आपके पास आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास मैनेजमेंट के जरिए से आती है, उसके ऊपर आंखें बंद करके एतबार नहीं करना, बल्कि क्या करना है, उसे कंफर्म करना है। क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के फायदे हैं कि नुकसान हैं? क्या फायदे हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के? आप ओवरलुक नहीं करते अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को, ओवरलुक नहीं करते। एडवांटेज में ओवरलुक नहीं है, ये तो सिर्फ कीवर्ड लिखा उन्होंने। एडवांटेज क्या है कि आप ओवरलुक नहीं करते अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को। और क्या एडवांटेज है? ओवर जनरलाइज नहीं करते। जैसे अगर यहां पे वो गाड़ी में, नई गाड़ी में आया क्लर्क, अगर आप इसको ओवरलुक कर जाते तो कभी फ्रॉड डिटेक्ट कर पाते? नहीं कर पाते। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का फायदा है कि आपने अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को ओवरलुक नहीं किया। फिर ओवर जनरलाइज कंक्लूजन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का फायदा क्या है? आप कंक्लूजन को ओवर जनरलाइज नहीं करते। ओवर जनरलाइज का मतलब क्या है? भाई पिछले 10 सालों में कभी फ्रॉड नहीं आया, इस साल भी नहीं होगा। ये है जनरलाइज, ओवर जनरलाइज करना। ये क्या है? मुझे याद है आज तक एक क्लाइंट था हमारा, लिस्टेड कंपनी थी, उधर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे होते हैं। लिस्टेड कंपनी में अच्छा सिस्टम होता है, उसमें गलतियां कम होती हैं। तो उसके पास मैं उस वक्त जूनियर था। जूनियर के साथ तो क्लाइंट होता है ना, वो बाज़ बात खेलता भी है। अच्छा क्लाइंट, जो छोटा क्लाइंट होता है ना, वो हमें बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल देता है, ठीक है। तो जो बड़ा क्लाइंट था वो एक उधर गए, तो उधर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन उससे पूछी। उन्होंने कहा सर क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन लेके, आपने एरर वगैरह तो कोई आइडेंटिफाई करना नहीं है। मैंने कहा हो सकता है हो ही जाए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैंने कहा सर हो भी सकता है। उसने कहा जाए, मुझे आज तक याद है उसकी बात, कहने लगा सर अपने पिछले सालों के सारे वर्किंग पेपर देख लें, अपने पिछले सालों की जितनी फाइल्स हैं वो देख लें, और मुझे बताएं पिछले 5 सालों में कोई एक भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई किया तो बताएं। छोटी मोटी तो होती रहती थी मटीरियल मिस स्टेटमेंट, और वाकई पिछले 5 सालों में कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं थी। लेकिन क्या अब इसकी बेस पे छठे साल भी अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया जाए, फिर 7वें साल भी दे दिया जाए, फिर 8वें साल भी दे दिया जाए, और ताक़यामत इसी तरह ओपिनियन देते रहे कि जी पिछले सालों में कोई मिस नहीं। हर साल हालात बदलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि बाद में एरर या फ्रॉड हो, पिछले सालों में ना हो। तो इसीलिए हमने क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को हर साल अप्लाई, ओवर जनरलाइज नहीं करना कंक्लूजन को। सेल्स में भाईजान को मैं मैनेजर हूं, मैंने इनको कहा सेल्स का एरिया वेरीफाई करो, इन्होंने सेल्स का एरिया वेरीफाई, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं, जल्दी काम कर लिया। मैंने इनाम में इनको परचेज का एरिया भी दे दिया। मैंने कहा जाओ परचेज का एरिया वेरीफाई करो। अब ये क्या सोच रहे हैं, इस सेल्स के एरिया में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं आई ना, उसमें क्लाइंट ने सारा काम ठीक किया था, तो परचेज में भी कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होगी। ये क्या है? ये है ओवर जनरलाइज करना कंक्लूजन को। ओवर जनरलाइज का एक कंक्लूजन एक एरिया का, उसे ओवर जनरलाइज कर देना सारे एरियाज पे, कि सारे एरियाज ऐसे, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। ओवर जनरलाइज नहीं करना चाहिए ना, ठीक है। बाज़ को हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी ओवर जनरलाइज कर देते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो शेख है तो मैं ये कह दूं वे शेख जो होते हैं ना वो बड़े खुले दिल के मालिक होते हैं। ये जनरलाइज कर दिया। वो मेरा दोस्त माशाल्लाह खुले दिल का मालिक है, लेकिन हो सकता है सारे ना हो। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि सारे शेख ऐसे होते हैं, ये क्या है? ओवर जनरलाइज करना। इससे मना करता है कि कभी भी हमने ऑडिट में अपने कंक्लूजन को ओवर जनरलाइज नहीं करना। पिछले 10 सालों में एरर नहीं है, इस साल हो सकता है। बाकी के 10 एरियाज में एरर नहीं है, तो इसी साल 11 एरिया वेरीफाई उसमें भी हो सकता है। और जनरलाइज नहीं करना। और फिर यूजिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का फायदा होता है इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन यूज नहीं करते। जैसे अगर क्लाइंट क्या करे, क्लाइंट करे जी ये एसी लगाए हुए हैं, इनकी लाइफ कितनी होगी? 10 ईयर्स। हमने कहा भाईजान
ये बाकी की इंडस्ट्री में जो कंपनीज है वो तो 5 ईयर लाइफ एस्टिमेट करती हैं ऐसी की, आपने 10 ईयर्स क्यों लाइफ कर दी? आपने अजम्पशन 10 ईयर्स की क्यों ली? ये क्या है? इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन। जब इंडस्ट्री 5 ईयर को यूज कर रही है और आपका यूज भी इंडस्ट्री के मुताबिक ही है, तो लाइफ कितनी होनी चाहिए? 5 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 10 ईयर्स होगी तो वो क्या है? इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से जब आप सोचते हैं ना, तो इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, आप सिर्फ एप्रोप्रिएट अजम्पशन को ही पास करते हैं। तो ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के कुछ फायदे। कुछ बात समझ आई? तो जरा सम अप करते हैं। अब ये मेरा ख्याल कुछ ज्यादा डिस्कशन हो गई आज के लिए, ये इतना काफी है। ये प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कल के लिए रख लेते हैं, ठीक है जी? जरा मुझे बताइए, सम अप करते हैं, क्विक रिवीजन। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा हु इज गुड ऑडिटर। एक अच्छे ऑडिटर में कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? क्या पता चला हमें? कितने से? 3। कौन कौन सी? इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा देखिए इसमें सीखा क्या? एक तो डेफिनेशन हमने सीख ली ना, जो अहम चीजें सीखी वो ध्यान में रखिएगा। इंडिपेंडेंस में हमने कुछ ऐसी एग्जांपल सीखी जिसमें ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहता। प्रोफेशनल जजमेंट में हमने ये सीखा कि ऑडिटर हर फेज ऑफ ऑडिट पे प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करता है, चाहे वो स्टार्ट ऑफ द ऑडिट यानी प्लानिंग स्टेज हो, ड्यूरिंग ऑडिट परफॉर्मेंस स्टेज हो, या एंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्टिंग स्टेज हो। ठीक है, तीनों स्टेजेस पे। और फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमने ये सीखा कि ऑडिटर ने अपना क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, कंडीशंस के साथ अलर्ट रहना है, ऐसी कंडीशन जिनसे मिसस्टेटमेंट इंडिकेट हो रही हो, और एविडेंस की क्रिटिकल असेसमेंट करनी है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में फिर हमने इसके एडवांटेजेस सीखे कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एडवांटेजेस क्या है। तो मुझे बताइए, अगर एग्जाम में आपको कोई ऐसी सिचुएशन पूछे जो इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रही हो, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे? अगर एग्जाम में आपसे पूछे बताओ प्रोफेशनल जजमेंट किन एरियाज पे अप्लाई करते हैं, बता देंगे? अगर एग्जाम में पूछे बताओ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के फायदे क्या है, बता देंगे? शाबाश। चलिए अब ऐसा करते हैं, अब क्विक छोटे से क्वेश्चन, 3-4 छोटे सिर्फ 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर कुछ क्वेश्चन की क्विक प्रैक्टिस करते हैं, जिससे मुझे पता चल जाए कि आज जो कुछ हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ आ गया कि नहीं। उसके बाद आपकी छुट्टी। बुक्स नोट्स वगैरह क्लोज कर ले, छुट्टी का टाइम हो गया, क्लोज कर ले, बंद कर ले सारा कुछ, बस तैयार हो जाए जाने के लिए। 3-4 क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर दीजिए और फिर क्लास एंड। जी she holds shares in the company. Why is independence important for an auditor? बताइए इस सिचुएशन। हाँ, उसका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया है, अगर कंपनी के बारे में बैड न्यूज गई तो उसके अपने शेयर की प्राइस गिर जाएगी। शाबाश, करेक्ट। देखते हैं यही बात लिखी है उसने, इंडिपेंडेंस शो फ्रीडम फ्रॉम बायस, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, पर्सनल रिलेशन, तो फिर क्या होगा? वो फेवर देगा, अगर उनकी कोई गलती होगी उनको छुपा लेगा। बेहतरीन, बिल्कुल ठीक, यही आंसर। जरा देख लेते हैं क्या लिखा है। फैमिलियर पर्सनल टाइज क्रिएट्स इन्फ्लुएंस एंड इंपेयर अनबायस्ड जजमेंट। थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज में, लेकिन बात वही कर रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ, एम्प्लॉय, हाँ ये बात भी ठीक है, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये बात भी ठीक है कि एम्प्लॉय होने की हैसियत से उसके कोलीग्स जो काम कर रहे होंगे उनको वो फेवर दे सकता है, ठीक है। और ये भी बात है एक थोड़ी सी टेक्निकल,
कि एट द सेम टाइम वो एम्प्लॉय के तौर पे कुछ काम कर रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, और एट द सेम टाइम वो एज ऑडिटर उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कर रहा होगा, तो टेक्निकली वो अपने काम को खुद चेक कर रहा है। सेल्फ रिव्यू थ्रेड इसको बोलते हैं। शाबाश शाबाश, ठीक है। ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट रिमूव्स आइटर ऑब्जेक्टिविटी एंड क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है, काम करना भी है और उसको चेक भी करना है। नेक्स्ट, हाँ कौन सी क्वालिटी है अप्लाई करें? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट डिसाइड। ये कहाँ पे होता है? प्रोफेशनल जजमेंट में। और ये किस स्टेज पे काम होता है? प्लानिंग में, परफॉर्मेंस में, कि रिपोर्टिंग में? ये आपने पढ़ के मुझे बताना है कि ये नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वाला किस एरिया में होता है। ठीक है, बहरहाल इसका करेक्ट आंसर ठीक आपने बताया है, वो प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिएगा प्लानिंग है या परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट, नादिया ट्रस्ट मैनेजमेंट नेसेसरी ड्यू टू पास्ट डीलिंग। ऑडिट मैनेजर इंसिस्ट ऑन स्केप्टिसिज्म। नादिया कह रहे हैं सर पास्ट डीलिंग, पास्ट नेस्ट है तो ज्यादा चेकिंग की जरूरत नहीं। मैनेजर कह रहे हैं नहीं स्केप्टिसिज्म पे फोकस करें। है क्या स्केप्टिसिज्म? कि एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। ये क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू मिस स्टेटमेंट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, ये है स्केप्टिसिज्म। वो जो आप ओवर जनरलाइज कर रहे हैं ना, वो उसके एडवांटेजेस हैं, स्केप्टिसिज्म नहीं है। आगे चलते हैं। Auditor finds one evidence contradict with other. What attitude should auditor apply? जब एक एविडेंस दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, हाँ स्केप्टिसिज्म भी ठीक है, यहाँ पे जजमेंट भी ठीक है। बिल्कुल, जजमेंट में हमने डिसाइड करना होता है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। स्केप्टिसिज्म भी किसी हद तक ठीक है, करेक्ट, ठीक है, दोनों स्केप्टिसिज्म भी करेक्ट है और जजमेंट। Why is professional skepticism important in audit work? क्यों अहम है? अभी ये बेसिकली एडवांटेजेस पूछ रहा है। ओवर जनरलाइज ना कर लें, ओवरलुक अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस ना कर लें, और अवॉइड इनएप्रोप्रिएट असम्पशन, करेक्ट। ओवरलुकिंग अनयूजुअल, करेक्ट। बस ठीक है, ये थे हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस। अच्छा सुन लीजिए, आज एक और चीज आपके साथ एक्स्ट्रा शेयर की जाएगी। आज हमने एक इंट्रोड्यूस करवाया आपके साथ मेंटी क्विज। अब एक केस स्टडीज के ऊपर मैंने आपको बताया खास तौर पे हमने मेहनत करनी है केस स्टडीज के ऊपर, और मेरा ज्यादा फोकस केस स्टडी के ऊपर है। तो आपको एलएमएस के ऊपर कोई चीज शेयर की जाएगी। एलएमएस नहीं है, चलिए एलएमएस के मैं आपके अकाउंट बनाता हूँ आज से। एलएमएस के अलावा मैं कोशिश करूंगा शेयर कर दूं आपके साथ, ठीक है। वो उसके लिए थोड़ी छोटी सी ऐप बनानी पड़ेगी HTML पे, वो मैं आपके साथ आज शेयर कर दूंगा। आपने उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब आपके LMS के अकाउंट बन जाएंगे, फिर आपको LMS के ऊपर ये रिसोर्सेज सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो रिस्ट्रिक्टेड रहे, जनरल पब्लिक के साथ शेयर नहीं ना होने चाहिए। हाँ जी, इसलिए चलिए आपको मैं इंस्ट्रक्शन भी साथ ही प्रोवाइड कर, जब वो रिसोर्स शेयर करूंगा ना, शाम में शेयर करूंगा, इंस्ट्रक्शन भी उसके साथ ही शेयर कर दूंगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।